है गाइस, वेलकम बैक टू कैशन कैपिटल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो भाई, आज चौथे दिन है। चौथे दिन में आई थिंक वीडियो डाल रहा हूँ। 2 दिन से बहुत तबीयत ख़राब है, आप मेरी वॉइस से पता लगा सकते हो। 2 दिन से भाई हम अभी 10 बजे आ रहे थे ऑफिस से कहीं, तो बहुत तगड़ी बारिश हो रही है आजकल दिल्ली में। तो उस चक्कर में अब देखो क्या होता है ना, आजकल दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते हैं कि भाई, अब जैसे लड़के हैं, लड़कों के दिमाग में ख्याल आता है कि यार हम जीवन में सही जगह जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। हम अपने जीवन में वेदर वी आर गोइंग राइट और नॉट, वेदर वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। लड़कियों के दिमाग में कुछ और आता होगा, यार अगर मैं इस समय पास नहीं हुई तो मेरी तो शादी हो जाएगी। लड़कियों के दिमाग में ये चलता है, लड़कों के दिमाग में कुछ और चलता है। तो हमारे दिमाग में भी यही चलता रहता है। तो उसमें क्या हुआ, मैं चलता जा रहा और बारिश हो रही है, मुझे पता ही लग रहा बारिश हो रही है, और मैं चले जा रहा मतलब बस से उतरा स्टैंड पे। तो स्टैंड से मेरा घर लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तो मैं 1 किलोमीटर तो पैदल ही आता हूँ रोज़, मतलब एक जाना और आना। तो 1 किलोमीटर जाना आना, 2 किलोमीटर मैं दिन का रोज़ का है। तो इसलिए मेरी फिटनेस भैया ऐसी ही है, तो हमको ज़्यादा कुछ होता नहीं है, फिटनेस मेंटेन करके रखी हुई है। सो फिर मैंने सोचा कि आज चलो मैं वीडियो बना ही देता हूँ। 2 दिन से बीमार था, मैं अभी भी बीमारी हूँ। तो भाई बहुत ज़्यादा कोल्ड है और फीवर है, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो भाई वही व्यक्ति मिस्टर फरदीन, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे, ओ सॉरी इंस्टाग्राम पे, अब तो दिमाग में नहीं चल रहा, इंस्टाग्राम में मैसेज किया, भैया मज़ा आ गया। आप जो बोलते हो ना बिल्कुल सटीक बोलते हो कि ऑडिटर कभी भी जनरल एंट्री चेक नहीं करेगा, वो सीधा बैलेंस शीट चेक करेगा। बस भाई मैं यही आपको समझा रहा हूँ। ये केवल 11-12 तक है भाई। उसके बाद बोलते हैं एक बार 12th कर लो मज़े आएंगे। हाँ मज़े आएंगे, देखो मज़े आएंगे सच में। आप जब 12th करोगे तो आप बीकॉम करोगे, एमकॉम करोगे, इवन आपने कोई और स्ट्रीम भी ले ली, साइंस भी ले ली, तो भी अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुस गए, मान लो अकाउंट लाइन में घुस गए, तो आपको सीनियर ऐसे मिलेंगे, कुछ सीनियर ऐसे मिलेंगे आपको, वो आपको बहुत काम सिखाएंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा काम करने में, है ना। तब सच में मज़े मज़े हैं। इंस्टाग्राम के चक्कर में मत पड़ो कि कहाँ गए वो मज़े। आजकल रील आते हैं ना, एक मम्मी है एक बच्चा है, तो मम्मी अपने बच्चे बोल रही है, देख तू 10th पास कर ले तब तेरे मज़े ही मज़े हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, फिर वो 12th में चले गया, अब देख तू 12th पास कर ले तब तो फिर तेरे पक्के मज़े हैं। अब उसने बीकॉम कर लिया, अब तो पक्का ही मज़े हैं। तो इस तरह से कई रील आती हैं, उनमें मिलियंस हिट पहुंच जाते हैं। तो इन सब फालतू चीज़ों को मत देखो, ठीक है। 1-2 बार देख लिया तो देख लिया, बार बार इन चीज़ों को दिमाग में डालो, क्योंकि जैसा आप चीज़ें कंज्यूम करते हो बाहर से, वैसा आपका माइंड हो जाता है। तो गौतम बुद्धा या फिर एलन वॉट्स, इस तरह से कई बड़े बड़े फिलोसफर हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि एज अ मैन थिंक इट्स सो ईजी। बाइबल में भी ये कोट लिखा गया है। तो बाइबल में भी लिखते हैं कि भैया जैसा व्यक्ति सोचता है ना, वैसा वो बन जाता है। गीता भी यही कहते हैं, और बाकी धर्म भी यही कहते हैं, मोटा मोटा सबका थोड़ा अलग अलग तरीके हैं बोलने के। वो बोलते यही हैं कि भाई जैसा व्यक्ति सोचता है अंत में वो वैसा बन जाता है। रोज़ अगर आप फालतू की रीलें देखते रहोगे कि भाई ये कैसे इतना सक्सेसफुल हो गया, मैं कैसा ऐसे कुंवारा रह गया, मैं कैसे यहाँ ऐसे रह गया, बिना बेरोज़गार रह गया, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। फिर आप फॉरेंसिक अकाउंटिंग सीखो या आप रॉकेट साइंस सीख जाओ, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। इसलिए अच्छा मटेरियल कंज्यूम कीजिए, अच्छी रील्स देखिए। इवन रील्स देखना कोई बुरी बात नहीं है, आधा 1 घंटा देख भी ले तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा ना। और ऑफिस से ट्रैवलिंग करते समय रील्स देखिए, मज़े करिए, बट अच्छी रील्स देखिए, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बन जाओगे। एज अ मैन थिंक इट सो इज़ ही, ठीक है। तो चलो भाई, आज का जो टॉपिक है वो है जर्नल से लेके फिनेंशियल रिपोर्टिंग तक का सफ़र। भाई साहब ये तो बहुत ही ज़बरदस्त मतलब टॉपिक है। इस टॉपिक पे जनरली कोई चर्चा करता नहीं है। इस टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेंगी यूट्यूब पे, ऐसा नहीं बोलता हम ही हैं बस जो बनाते हैं, नहीं नहीं भाई। इस टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेंगी, लेकिन वो अलग अलग हिस्सों में बटी होंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। कभी एक वहाँ वीडियो पड़ी है 500वीं वीडियो, कोई 1000वीं वीडियो पड़ी है, कोई लिंक ही नहीं है आपस में, ना डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना आई बटन में लिंक है। भैया हम तो एक ही बारी में बना देंगे वीडियो, बात खत्म। आप समझो ना समझो, बट आप समझ जाओगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो लेजर, हाँ मिस्टर फरदीन ने बोला कि भैया मज़ा आ गया। तो उन्होंने बोला भाई कि एक काम करो सर, अब ना मुझे लेजर में ना जो जर्नल एंट्री वो पोस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, तो वो तो हम अगले बार बनाएंगे, मतलब अगले टाइम में बनाएंगे। और हाँ, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी वो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, आई होप सबको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि आज तक अभी तो कमेंट ऐसा कुछ आया नहीं कि भैया समझ में नहीं आया, ठीक है। तो देखो उसमें एक और कमेंट आया था किसी बंदे का, उसने बोला भाई आपने रियल अकाउंट में, ठीक है, रियल अकाउंट में आपने केवल अपना फोकस रखा टेंजिबल रियल अकाउंट में,
बात तो सही है, बंदे की बात तो सही है। तो देखो भाई, जो वो व्यक्ति वीडियो देख के यहाँ आया है उसको तो ये समझ में आ जाएगी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख के आओ, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। देखो मैंने आपको समझाया था आपको रियल अकाउंट क्या होते हैं। बेसिकली जहाँ पर आपके, पहले तो रियल अकाउंट छोड़ो, पहले से ये समझो कितने प्रकार के एसेट होते हैं। मैंने आपको पहली वीडियो दिखाई थी अली ईगो एसेट, अली ईगो, ए से होता है एसेट, बाकी अली वली को हटाओ, ए से मतलब एसेट। एसेट कई प्रकार की होती है, लेकिन मोटा मोटा मान के चलो, एक होती है टेंजिबल एसेट, एक होती है इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब होती है दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, और इंटेंजिबल मतलब जिसको हम देख नहीं छू सकते। तो इसको बोलो वाइस वर्सा, वाइस वर्सा समझ लो। जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, लाइक कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स। आप नाइकी का ट्रेडमार्क को छू सकते हो, जो ऐसा साइन आता है टिक, ये नाइकी का साइन है। पूमा का ये शेर बना हुआ है, पूमा का शेर तो नहीं लग रहा, बादल लग रहा है, पर जो भी है इस तरह का उसका शेर, ये उसके टांग, ये उसके हाथ रहते हैं, ऐसे पूमा बना रहता है। तो क्या आप उसको छू सकते हो? बिल्कुल नहीं भाई। तो ये सब चीज़ें क्या है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट वगैरह करा देते हैं, तो इनको आप छू नहीं सकते हो। गुडविल हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज, और दिस इज़ कॉल्ड एज एन इनटेंजिबल एसेट, जिसको आप छू नहीं सकते। लेकिन टेंजिबल एसेट क्या होता है? ये हो गया, ये भाई दीवार है, भाई ये बोर्ड है, ये फ़ोन है, ये ट्राइपॉड जो लगा है, ये सब क्या है? टेंजिबल एसेट। और टेंजिबल एसेट कब है? टेंजिबल एसेट में तभी बोलूँगा, एसेट वर्ड पे फोकस करो प्लीज़। एसेट मतलब ये होता है कि जो फ्यूचर में, आने वाले समय में, फ्यूचर में मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचा के दे। क्या ये ट्राइपॉड मुझे बेनिफिट पहुंचाएगा? अब देखो, मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं कंटेंट बनाता हूँ, तो आज मेरे पास कोई इनकम नहीं आती, ना इंस्टाग्राम से ना यूट्यूब से, लेकिन ईश्वर करे या फिर हमें भगवान में नहीं मानता हूँ, तो मेरा मन करे और मेरी आत्मा करे कि मैं इससे पैसा कमाऊँ, तो मेरे लिए ये जो ट्राइपॉड है और ये जो फ़ोन जो आप देख रहे हो, ये चश्मा, ये शर्ट वगैरह जिसको देख के मैं वीडियो बनाता हूँ, ये सब मेरी ऑफिस की शर्ट है। तो अभी 10:30 बज रहे हैं, तो अभी जस्ट मैं आया ही हूँ, खाना वाना खा के बस वीडियो बनाना शुरू कर दिया मैंने, तो अभी ऑफिस से आए हैं भाई। तो ये सब मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए अभी तक तो मेरे पास एक्सपेंस था, बट ये मेरे लिए एसेट बन जाएगी। क्यों? ये चीज़ें मुझे अब आने वाले समय में पैसा कमाने में हेल्प करेंगी। कंटेंट ये नहीं भी करेगी, शर्ट नहीं भी करे, लेकिन ये माइक और ये बोर्ड और ये ट्राइपॉड वगैरह, ये मेरे लिए एसेट है, ठीक है। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल नाम के एसेट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? आपके इनकम, एक्सपेंस, गेन, ये सब क्या होते हैं? आपके वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट में क्या आते हैं? आपके एसेट सारे, जिनको आप रियल मॉनेटरी टर्म में नाप सकते हो। तो उसमें एक आता है टेंजिबल रियल अकाउंट और एक आता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इंटेंजिबल रियल अकाउंट में जाएंगे इंटेंजिबल एसेट वाले, और टेंजिबल रियल अकाउंट में जाएंगे टेंजिबल एसेट वाले। ओके। और अब उस भाई साहब ने एक और चीज़ बोल दी। हाँ, उस भाई साहब ने बोला था भाई कि पर्सनल अकाउंट में आपने एक चीज़ बड़ी अच्छी समझाई, AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो इनकम टैक्स के हिसाब से AGP होता है। लाइक बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, ये सारे बैंक जितने भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिनके खिलाफ आप केस तो कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे मैं बैंक वाले तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ये बैंक ने मेरे साथ घोटाला किया है। तो बैंक खुद चल के नहीं आएगा, बैंक अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा। यानी बैंक के ऊपर आप केस तो कर सकते हो, लेकिन उसका केस लड़के कौन आएगा? उसके एम्प्लॉई, है ना। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो AGP तो समझा दिया, बट उस भाई साहब ने बोला आपने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट नहीं समझाया है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? देखो, ये सब कंसेप्ट वैसे आते नहीं है, बट भाई साहब ने बोला तो भाई समझा देते हैं। देखो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, लेट्स सपोज, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आपने ABCDEFG, ये चारों आपके पांचों जो भी है, ये आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। अब आपको इनको सैलरी देनी है, तो अब ABCDEFG, अब इन सबको कलेक्टिव कर दो, कलेक्टिव जोड़ दो, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आपकी है इस महीने की, मार्च महीने की सैलरी को पता ही है। अगर आप अभी तो आप, मैं मान के चाहता हूँ अभी कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो, तो जब आप कल को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे ना, आपको पता लगेगा कि जो मार्च की सैलरी होती है, या तो मार्च के एंड में आती है, 28 मार्च, 31 मार्च, या फिर वो मई, अप्रैल 7 को आएगी, जैसे कि मोस्टली होता ही है। MNC में तो देखो भाई, इसमें आती है बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज़ में तो 30 तारीख को क्रेडिट हो जाती है, लेकिन जो छोटी हल्की छोटी कंपनीज़ हैं जो लिस्टेड नहीं है शेयर मार्केट में, उसमें जो पैसा आता है वो 7 अप्रैल को आता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखाएंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, यानी कलेक्टिव एम्प्लॉयज़ की इतनी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव। किसी पर्सनल अकाउंट, यानी आदमी का पर्सनल, ये सारे जो पर्सनल ABCDEFG, भैया हमें तुम सबसे मतलब नहीं है, तुम सब जुड़ जाओ। तो इन सबको जोड़ के जो एक अकाउंट बना, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लेकिन इतना मैं सही बोल रहा हूँ, ये केवल OMR शीट जो भरते हो ना आप, ये बिंदु, ये A बिंदु मार दिया, 1 2 3 4 ABCD, बताओ कौन सा अच्छा है?
कौन सा सही जवाब है, तो बी में टिक मार दिया, फिर कौन सा सही है भाई ये में मार दिया। तो OMR शीट पे ही आपको हेल्प करेगा भाई ये क्या कंसेप्ट। बाकी ये मतलब थ्योरी वगैरह में भाई हमारे टाइम में हमने CBSE बोर्ड दिया था, 100 में से कितने नंबर आए थे मेरे, 86 87 आए थे अकाउंट्स में। तो भैया उस टाइम तो था ही नहीं है, उस टाइम तो एक बहुत टफ पेपर आते थे, बट आई थिंक उस टाइम ये कंसेप्ट था ही नहीं। तो थैंक यू जिसने भी मैं कमेंट किया, तो मेरा भी खुद का ये एक टॉपिक रिफ्रेश हो गया। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, जनरल एंट्री से हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। देखिए जनरल एंट्री क्या है, मैंने आपको समझाया था, अगेन वही वीडियो देखो भाई प्लीज़, पहली वीडियो देखी जाके। तो ये बिज़नेस चलाया, ठीक है भाई, बिज़नेस चलाया, हमने बोला यार एक बात सुन, हम ना बिज़नेस खोल रहे हैं, तो मान लो बिज़नेस चल भी रहा है, चलो खोल रहे हैं, चल रहा है, जैसे जो भी आपको एज्यूम करने करो। तो यार मेरी ना बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो आपको पता है सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो क्या करेंगे। तो भैया या तो अपना दाम बढ़ा दो, अपना डिमांड कम हो जाएगी, या फिर सप्लाई बढ़ा दो। अगर आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है, आपको अपना पैसा बढ़ाना है, तो भैया डिमांड S = D करना है, सप्लाई = डिमांड। वैसे तो कभी होगा नहीं, या तो सप्लाई ज़्यादा होगी या डिमांड ज़्यादा होगी। मार्केट कभी भी इक्विलिब्रियम पे नहीं रहता, यानी एक लेवल पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जिसे कहते हैं। तो आपने बोला यार मैं काम करता हूँ, भाई सुन पप्पू, वो ना एक वो खरीद ले, एसेट खरीद ले। चलो ठीक है भाई, तो जनरल एंट्री में पहले थॉट आया दिमाग में, एक थॉट आया दिमाग में, तो जनरल एंट्री पास हो गई, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब कैश क्यों नहीं है, फिर से वो वीडियो जाके देखो, इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा है। ठीक है, कैश क्यों नहीं आएगा, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो गई आपकी जनरल एंट्री। मैं पूरी स्टेज बता रहा हूँ भाई, वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से एक वर्ड सुनना। जनरल एंट्री तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है मैं समझाऊंगा आप। ठीक है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये क्या है जनरल एंट्री। तो यहाँ पे आप नरेशन लिखते हो, वैसे तो बचकानी हरकत लगती है मुझे। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे ना, जब एंट्री पोस्ट करोगे टैली सैप में, तो ये सब फालतू चीज़ें नहीं होगी कि भैया वहाँ नरेशन लिखो, ये केवल पेपर में नंबर बनाने के लिए है। बीइंग एसेट परचेज्ड थ्रू या वाया बैंक, थ्रू या वाया बैंक। वाया एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है जो आपको 11th-12th में नहीं सिखाई जाती। अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे बैंक जब हम 12th में थे या 11th में थे तो हम थ्रू लिखते थे, बट अब मैं जब ऑडिट में जाता हूँ ना, तो हम ऑडिटर का काम होता है कि उसके एक फुल स्टॉप में भी गलती नहीं होनी चाहिए। फुल स्टॉप भी वहीं लगना चाहिए जहाँ वो लगना चाहिए, जहाँ उसकी आवश्यकता है, जहाँ इट इज़ मैंडेटरी, वहीं आपका फुल स्टॉप लगेगा। ये नहीं हर जगह फुल स्टॉप ठोक रहे हो, जैसे स्कूल में ठोकते थे भाई, एक सेंटेंस खत्म हुआ फुल स्टॉप ठोक दिया, नहीं भाई, कहीं कॉमा लगेगा। सेंटेंस तभी खत्म होता है जब उसका पूरा इंटेंशन पूरा हो चुका है। आप थड़ाथड़ आप फुल स्टॉप ठोके जा रहे हो, तो यही है। ठीक है, तो बीइंग एसेट परचेज थ्रू बैंक या परचेज वाया बैंक, तो हम ऑडिट रिपोर्ट में वाया यूज़ करते हैं, नहीं नेवर थ्रू नहीं। जैसे मैं बैंक ऑडिट में जाता हूँ तो बैंक में क्या होता है, इंटरेस्ट आया है, तो इंटरेस्ट थ्रू नहीं, इंटरेस्ट रिसीव थ्रू मिस्टर ए ने क्या दया करके हमको दिया है इंटरेस्ट, नहीं भाई हमने रिकवर किया उससे, वाया। ठीक है, प्रोफेशनल वर्ड यूज़ करा करो हमेशा। हमारे साथ अगर आगे चलना है तो केवल प्रोफेशनल वर्ड ही यूज़ करें। ठीक है भाई, वाया, ठीक है, वाया VIA। तो अब ये जनरल एंट्री पास हो गई। ठीक है, अब जनरल एंट्री के बाद फरदीन ने बोला था मुझे कि भैया मुझे लेजर में एंट्री पोस्ट करना सिखाओ। तो भैया देखो, अभी एक लेजर में पोस्टिंग एंट्री आपको मैं दिखा देता हूँ, बट मैं यहाँ पे वो सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि अगले वीडियो में सिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि भैया देखो वो बहुत बड़ा टॉपिक है। लेजर में पोस्टिंग तो भाई चलती रहेगी। मैं आपको बता रहा हूँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है। तो भैया एक बन गया मशीनरी अकाउंट। अभी एक ही एंट्री की बात करो, ऐसे करोड़ों एंट्री, लाखों एंट्री होंगे भाई, हम लाखों लेजर थोड़ा बनाएंगे। तो देखो तो आपने देखो, जैसे कोई कंपनी चलती है, कोई बिजनेस चलता है, तो उसका जनरली क्या होता है, फिक्स एसेट होते हैं। फिक्स एसेट मतलब वो वाला फिक्स एसेट नहीं, फिक्स एसेट मतलब कि उसको क्या खरीदना है, फिक्स जो रहता है वो एसेट फिक्स ही रहेंगे। जैसे मैं मशीनरी खरीदूंगा, या मैं कंप्यूटर लूँगा, या मैं लैपटॉप लूँगा, या मैं व्हीकल लूँगा, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ के लिए गाड़ी वाड़ी जो भी है। तो ये हो गया आपका मशीनरी। तो मशीनरी एक लेजर बन जाएगा मशीनरी से, और एक बन जाएगा आपका लेजर बैंक से। तो बैंक अकाउंट, यहाँ पर डेबिट एंट्री आती है, क्रेडिट आती है। तो आपका जब बैंक गया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पे हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये बैंक हो गया। ठीक है, और आपने मशीनरी बेची तो पैसा आया, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो जो भी है ये हमेशा बाय साइड होती है, तो बाय यहाँ पे आएगी और टू साइड यहाँ पे है। तो आपका अगर मशीनरी
खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो भैया यहाँ आएगा टू में। और मशीनरी आप बेच रहे हो, पैसा आ रहा है, पैसा फ्लो हो रहा है, इनकम फ्लो हो रही है, क्रेडिट, बैंक फ्लो हो रहा है, ओए भाई साहब बैंक फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्रेडिट। इतना समझो अभी, ठीक है। अब इसी को रिवर्स यहाँ डाल दो। तो इस तरह से क्या होता है, अब मैं इतना समझाऊंगा ना भाई आपका दिमाग घूम जाएगा, बट अभी के लिए इतना समझो जितना मैं समझा है। भाई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वो डेबिट साइड में। बाय बैंक अकाउंट नहीं लिखते, वो केवल लेजर में लिखता है, बाय बैंक अकाउंट केवल लेजर में लिखते हैं यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट। भाई एंट्री में मस्त पोस्ट कर देना बाय बैंक अकाउंट टू मशीनरी, जो नंबर मिलने वो भी कट जाएंगे भाई, रैंक आते आते रह जाएगी, ठीक है भाई। तो बाय बैंक अकाउंट यहाँ लिखना, बाय बैंक अकाउंट टू मशीनरी, और टू मशीन यहाँ मत लिख देना, वो ऑब्वियस बात है और वो सेल्फ आइडेंटिफाइड होता है कि भैया बाय बैंक अकाउंट लिखा है यहाँ पे तो टू में मशीनरी जाएगी, यानी पैसा मतलब मशीनरी बेच के पैसा आया, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब बनेगा आपका ट्रायल बैलेंस ये बनता है ट्रायल बैलेंस, इस तरह से बनता है भाई। अभी तो सारा दिमाग नहीं चल रहा, बट ट्रायल बैलेंस हम याद रखो, ये होती है आपकी ये देखो यहाँ पे आपके आएंगे डेबिट एंट्री, यहाँ पे आएगी क्रेडिट एंट्री। डेबिट एंट्री पे क्या आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक, ये आ गया। यहाँ पे लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक, खैर यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो कंपनियों के बराबर कैसे बनाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे आ गया भाई सेल्स, ये भाई क्रेडिट, ये आ गया परचेज क्रेडिट। तो मतलब सोचो आपने ये, अब ये दिमाग लगाओ, ये देखो जर्नल एंट्रीज है, आपने साल भर हज़ारों परचेज करी होगी, तो अब हज़ारों एंट्री बार होगी। उन एंट्रीज़ को क्लब करके बनता है लेजर। और लेजर का जो आपका मतलब रिमेनिंग बैलेंस होता है, लेट सपोज आपने परचेज की एंट्री मारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कैश कैश। तो और यहाँ पे आपने सप्लायर से कुछ खरीदा होगा, मान लो ये, यार इसको आपको कैसे समझाऊँ मैं यही दिक्कत यही है। अगर मैं आपको ये चीज़ समझाने लग गया ना, तो फिर मैं मतलब जनरल एंट्री से मैं लेजर अकाउंट में पहुंच जाऊंगा, तो मैं वो चाहता नहीं हूँ, क्योंकि फिर वीडियो भाई 30 मिनट की नहीं, वो 1 घंटे की हो जाएगी। मतलब अभी ये समझो परचेज अकाउंट आ गए, ठीक है। ये समझो कि जो परचेज अकाउंट का हमारा कोई भी बैलेंस है, बेसिकली डेबिट बैलेंस ही होता है, क्रेडिट मतलब परचेज का। और क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर क्या है आपकी लाइबिलिटी है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा, तो वो क्रेडिटर वगैरह इधर आ जाएंगे, क्रेडिटर यहाँ आगे, डेटर हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेटर क्या है, एसेट, तो हमेशा एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। मान के चलो, अभी वो मैं आपको कभी और समझाऊंगा कि एसेट का अगर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो क्या करें, ठीक है। अभी इतना समझ के चलो, ठीक है। ये आपके क्या, ये बन गया आपका टीबी, इसे कहते हैं टीबी। वो टीबी नहीं, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बताता है बिजनेस का हेल्थ चेकअप। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर आपके यहाँ पे रखता है, अब सांस है तो ओहो सांस दब रही है, दिल धड़क रहा है, दिल कम धड़क रहा है, सांस ज़्यादा आ रही है। मैंने पूछा था एक डॉक्टर से, तो वो कहता है भाई हम ये देखते हैं कि दिल के अनुमान में, मतलब दिल के कंपैरिजन में, दिल के धड़कने के कंपैरिजन में आपकी सांस कितनी चल रही है। मतलब बेसिकली यही देखते होंगे भाई। अब वो मुझे क्या बताता है वो मुझे नहीं पता, उसने ये बताया तो ये था मुझे डॉक्टर ने। कई साल पहले की बात बोल रहा हूँ मैं, जब मैं आई थिंक 8 या 9th में था, तो पागल बनाने के लिए उसने बोल दिया होगा, बट जो भी है, ठीक है। तो ये हेल्थ चेकअप हो रहा है, किसका, आपके बिजनेस का हेल्थ चेकअप। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाई, ये स्टेथोस्कोप लगा दिया भाई इस पर, वो चेक करा। अच्छा मतलब डॉक्टर कौन, आपका अकाउंटेंट और ऑडिटर वैसे डॉक्टर होता है, अकाउंटेंट तो केवल पोस्टिंग करते हैं, ऑडिटर चेक करा। अच्छा मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। हम इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिट पे गए थे, जो मैंने 2-3 दिन पहले भी दिया था। इंश्योरेंस कंपनी में भैया हमारे जो सारे हैं ना सीनियर, वो बैलेंस शीट को उठाते ही नहीं है, वो ट्रायल बैलेंस उठाते हैं। वो बोलेंगे अच्छा भाई ट्रायल बैलेंस का ही देखो, मान लो ये ट्रायल बैलेंस है, वो बोलेंगे भाई 3-4 प्रिंट मार देंगे, ठीक है। एक ट्रायल बैलेंस से पहले वो बोलेंगे भाई दिख तो बढ़िया रहा है, अच्छा 600 करोड़ का बैलेंस है भाई, गजब। अच्छा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, हाँ एक चीज़ मैंने बताई थी हमको, ये डेबिट है क्रेडिट है। अगर डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से मैच हो रहा है, इसका मतलब आपने जितने भी लेजर अकाउंट बनाए हैं वो सब चंगे हैं। लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो यहाँ आके समागम हो गए, जैसे गंगा और यमुना मिल गई, भागीरथी अलकनंदा मिल गई देव प्रयाग में, आई थिंक देव प्रयाग में मिलती है, हाँ देव प्रयाग उत्तराखंड में, जहाँ से मैं आता हूँ, ठीक है।
तो देव प्रयाग मिल गया, भागीरथी अलकनंदा ये मिल गई, नदियाँ मिल गई, संगम हो गया। ठीक है भाई, तो इस तरह से अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है और क्रेडिट बैलेंस कम आ रहा है, या फिर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है डेबिट बैलेंस कम है, यानी आपने लेजर बनाने में कोई दिक्कत करी है। फिर लेजर का फॉरेंसिक एनालिसिस किया जाता है अकाउंटेंट द्वारा। ऑडिटर अभी नहीं चेक करा, अभी अकाउंटेंट देख रहा है यार मैंने कहाँ गलती करी होंगी। अच्छा, वो शर्मा जी ने जो हमारा एक्सपेंस रिम्बर्स किया था ना, उसकी एंट्री तो मैं मानना भूल गया। अरे बाप रे। तो इस तरह से कई एंट्री निकल जाते हैं, साल भर चलती ये प्रोसेस। भाई ट्रायल बैलेंस आपको क्या लगता है 31 मार्च को बनता होगा? नहीं भाई, ट्रायल बैलेंस हर दिन नहीं बनता है। एक तरह से समझो हर दिन बनता है, हर दिन गलती होती है, हर दिन बनता है, हर दिन गलती होती है, हर दिन बनता है। तो इस तरह से मेरे सर ने उठाया ट्रायल बैलेंस, बोला भाई अच्छा 600 करोड़ का बैलेंस, बहुत बढ़िया। तो वो एक सैंपल है। फिर इसकी एक और कॉपी ले ली, वो मुझे पकड़ा दिया भाई घर में, तू देख एक काम कर, तू ओपनिंग स्टॉक देख, फिर ओपनिंग स्टॉक के लेजर में जा कि इन्होंने कौन कौन सी एंट्री मारी है, और उस एंट्री का सपोर्टिंग एविडेंस मंगा, वो वाउचर मंगा कि जिस बेसिस पर इन्होंने ओपनिंग स्टॉक वो रखा है। पहले उस ओपनिंग स्टॉक को पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक से मैच कर रहा है। अच्छा मैच तो कर रहा है, तो फिर मिलाना क्या है, मजाक कर रहा था मैं, तो मिलाना क्या है, पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, मान लो पिछले साल कोई और ऑडिटर था, उसने जब ओके कर दिया उस बैलेंस शीट पे, तो हम क्या करेंगे भाई, तो उसने ओके कर दिया, वही 50,000 का बैलेंस इस साल का ओपनिंग बन गया, तो हमने बोला भाई ठीक है। लेकिन हाँ परचेज है जन्मे, ये जो परचेज है ना, एक काम कर इसके लेजर से मैच कर, तेरा परचेज में क्या क्या अकाउंटिंग एंट्री बन रही थी, मशीन ही खरीदी है, जरा देखियो जरा, तो सब कुछ सपोर्टिंग एविडेंस, सबके सपोर्टिंग एविडेंस जो होते हैं आपके बेसिकली वाउचर, ये वाउचर जो होते हैं वो चेक किए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वाउचर वेरिफिकेशन। तो इन चीज़ों को नोट करते रहो, आपकी चीज़ें बहुत काम आएगी। तो ये ट्रायल बैलेंस बन गया, ठीक है। ट्रायल बैलेंस एक बार जब बन जाएगा तो आपका हेल्थ चेकअप हो गया। बट ट्रायल बैलेंस से आपको ये नहीं पता लगता कि भैया बैंक का या फिर कंपनी का जिसका भी ट्रायल बैलेंस है कि भाई इसका प्रॉफिट कितना है। ट्रायल बैलेंस तो केवल बताता है डेबिट बैलेंस इतना है, ये एसेट, मतलब डेबिट बैलेंस में क्या आएगा, आपके एसेट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में क्या आएगा, आपकी सेल्स, आपकी इनकम, आपके गेन्स, सब कुछ क्रेडिट आएगा, ये लाइबिलिटीज़ भी वहाँ आएंगी। अच्छा, तो इसका मतलब यह है मुझे प्रॉफिट का पता ही लगेगा। अच्छा, तो इसका मतलब टीबी से ट्रायल बैलेंस से 3 चीज़ें बनेंगी। एक बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, भाई नोट करते जाओ बहुत मज़ा आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अंत में बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो बोल दो भाई जन्म कुंडली है, लड़का लड़की की शादी हो रही है तो हिंदू लोग क्या करते हैं भाई, जन्म कुंडली मिलाते हैं ना, जो जन्म कुंडली मतलब एकदम फिक्स है। हालांकि मैं इन चीज़ों में नहीं मानता, बट स्टिल लोग बनाते हैं, हमने बना रखे, ऐसी बात नहीं, मानता ही नहीं तो मैं मानूंगा ही नहीं, मैं मानता हूँ, बट आँख बंद करके मानना किसी भी चीज़ में भैया वो बहुत ही घातक है। ठीक है भाई, तो कुंडली बन गई, तो ये तो बैलेंस शीट कुंडली है। बैलेंस शीट मत पढ़ा करो भाई कभी भी, कंपनी की बैलेंस शीट को कभी एनालाइज मत करो। सबसे पहले घुसो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि कितने वो एक्सपेंस कर रहा है, कितने वो रेवेन्यूज जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस से आपका मोटा मोटा क्या निकलेगा, सारा ओपनिंग स्टॉक माल है ट्रेडिंग अकाउंट का, पीएनएल का नहीं है। तो निकलेगा सेल्स, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है भाई, ये सब कहाँ से निकलेगा, ट्रायल बैलेंस से। पीएनएल में क्या निकलेगा आपका, ट्रायल बैलेंस से क्या निकलेंगे, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओए होए, अब आएगा ना मज़ा, ये आएगा सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, ये सारी फैक्ट्री एक्सपेंस, प्रिंटिंग एक्सपेंस, कन्वेंस एक्सपेंस, पानी का खर्चा, ओहो ये सारा खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ये मैं माइक बनाता हूँ ग्रेनारो को, भाई मैं कोई ब्रांड कोलैब नहीं कर रहा प्लीज़, है ना, यह ग्रेनारो का माइक है, अच्छा खासा माइक है, ठीक है। तो ये बनाने में मैं जो माल लगाता हूँ दैट इज़ डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस तो यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। ओए होए, लाइक फ्यूल तो इसी बनाने में लगेगा ना, या फिर मैं फ्यूल से मैं वो पानी खींच रहा हूँ बोरवेल से, नहीं, इसी को बनाने में हेल्प करेगा तो फ्यूल यहाँ लगेगा। और फ्यूल अगर इनडायरेक्टली मशीनरी चलाने का लगता है तो भाई फ्यूल यहाँ लगेगा। ओह ये भी होता है भाई साहब, जी होता है, बिल्कुल होता है, वो कभी समझाऊंगा जब एक्सपेंस की अलग से वीडियो आएगी। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस हमने मोटा मोटा निकाल लिया डायरेक्ट एक्सपेंस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस निकाल दिए सारे, ये डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट खर्चे जितने भी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ आ गए। अब जब ट्रेडिंग आप बना लेते हो तो यहाँ पे आ गया, ये ट्रेडिंग है, तो ओपनिंग, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक इधर आ गया, यहाँ पे निकल गया था ग्रॉस प्रॉफिट। ओए होए, ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पहुँच जाता है, ठीक है, ये ट्रेडिंग का पीएनएल, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट उठ के यहाँ आता है, ये है ट्रेडिंग पीएनएल। तो ये है ओपनिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग, हाँ ये ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और ओवरहेड वगैरह आ गए जो इस पे लग गए। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटा ग्रॉस प्रॉफिट बच के आ गया। अगर ये साइड छोटी है तो, अगर ये साइड छोटी है और ये साइड बड़ी है तो बेसिकली यहाँ डिफरेंस आएगा, तो ये होगा ग्रॉस लॉस, जो बेसिकली नहीं होता। अगर ग्रॉस लॉस आ रहा है ना तो भैया अपना बिजनेस बंद कर दो प्लीज़, ठीक है, तो ग्रॉस लॉस। लेकिन हाँ
मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो नए नए इस्टेब्लिश बिजनेस होते हैं, नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, उनका बेसिकली नेट प्रॉफिट नेट लॉस होता है, नेट प्रॉफिट नहीं होता, उनका ग्रॉस लॉस होता है, क्योंकि उनके खर्चे ज़्यादा हैं, उनको बिजनेस को भी चलाना है, उनको एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं। वो तो नहीं बोलेंगे भाई एम्प्लॉय ये काम कर, तुम्हारे ना फ्री में काम कर दे, है ना, हम जब प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो तुझे डबल पैसा देंगे। कोई भी इतना अच्छा एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो आपकी इनकम होती है, जो इनकम रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, जो यहाँ पे आता है आपका इनडायरेक्ट इनकम, वो कम होती है, ये ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियस बात है आपका ग्रॉस, ये सॉरी, नेट लॉस आएगा। ये आता है नेट प्रॉफिट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट, यहाँ पे नेट लॉस। ओए होए, तो आप समझ गए, ये आपका ट्रेडिंग पैनल है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मूव होके यहाँ आया, ये सारे एक्सपेंसेस इधर आते हैं, डेप्रिसिएशन जो मैंने लिखे हैं ना बड़े बड़े, ये यहाँ आएंगे, एंड में अंत में बच जाएगा नेट प्रॉफिट। तो बस इन्वेस्टर वगैरह, बैंक वगैरह देख लेंगे, अरे वाह भाई क्या नेट प्रॉफिट है, ज़बरदस्त। और इसके बाद अंत में बन जाती है बैलेंस शीट। सिंपल, बैलेंस शीट क्या है, अंत में जो माल बचा, ये डेप्रिसिएशन है, एसेट में से जो लेजर में पोस्टिंग करती है एसेट की, मशीनरी की, उस मशीनरी में से 10% डेप्रिसिएशन हटा के, ये एक्सपेंस हटा के, मशीनरी की आज की बुक वैल्यू कितनी है, तो मशीनरी की वैल्यू डाल दी, क्रेडिटर की वैल्यू डाल दी। क्रेडिटर ने मान लो क्रेडिटर को हमने बोला भाई प्लीज़ यार क्रेडिटर थोड़ा ना पैसा माफ़ कर दे यार, हम तेरा 1 लाख का बैलेंस है, हमें पता है, हमने तुझसे माल खरीदा है, बट प्लीज़ यार थोड़ा 5% का डिस्काउंट दे दे, हमारा बिजनेस नया है प्लीज़ भाई। तो आपने 5% का डिस्काउंट से ले लिया, दैट इज कॉल्ड ए डिस्काउंट अलाउड। हमारी इनकम है, तो डिस्काउंट अलाउड कहाँ आती है, यहाँ पे, क्योंकि हमारी इनकम है। तो अब वो क्रेडिटर के बैलेंस से माइनस होगी। तो क्रेडिटर का बैलेंस मान लो 1 लाख था, और ये 5 लाख की, 5,000 की आपकी इनकम है, मतलब उसने ऑब्वियस बात है आपको पैसा नहीं दिया, बट अब आप उसको 5,000 रुपये काट के दोगे भविष्य में, तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। ये शायद ये अब ये हो गया ख़त्म, भैया ऐसे ही होते हैं ख़त्म। तो ये जो क्रेडिटर है, तो ये 95,000 यहाँ आ जाएगा। और डेटर है, डेटर ने बोला भाई देख हम जानते हैं, डेटर मतलब हमने जिनको हमने बोला है भाई तुझे हमारे 1 लाख रुपये लौटाने हैं। तो डेटर बोलेगा सर देखो यार आपका भी बिज़नेस नया है, हमारे भी नया है, सर प्लीज़ एक काम करो, आप ना हमें 5,000 का डिस्काउंट दे दो। तो हमने डेटर को डिस्काउंट अलाउ किया, जैसे हमारे क्रेडिटर ने हमको अलाउ किया, हमने डिस्काउंट डेटर को अलाउ किया। तो हमारे लिए जो डिस्काउंट अलाउड है, यहाँ होगा डिस्काउंट रिसीव्ड, जो हमें क्रेडिटर से मिला वो हमारी इनकम है, और डिस्काउंट अलाउड जो हमने डेटर को डिस्काउंट दिया तो हमारा वो एक्सपेंस है। तो डेटर का बैलेंस फिर घट जाएगा। तो इस तरह से आपकी कट पुट के आपकी बैलेंस शीट रहेगी। डेटर, मशीनरी, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है ना, इन्वेस्टमेंट करी, तो इन सब चीज़ों को बोला जाता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बन गई। अब अंत में सबसे बड़ा खेल आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है नहीं कुछ, बहुत बड़ा एक टॉपिक बना दिया है, बहुत बड़ी एक हवा बना दी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब ये नहीं है, देखो एज़ पर जन्मे जो है, एज़ पर जन्मे भाई, मेरे हिसाब से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, आपको अपने फिनेंशियल्स की रिपोर्टिंग करनी है। फिनेंशियल मतलब आपकी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएनएल। तो यानी आपको पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपका ऑडिट होता है तो आपकी एक डेट है, आई थिंक 30 सितंबर है, कौन सी, हाँ टैक्स ऑडिट की 30 सितंबर है ना, टैक्स ऑडिट 30 सितंबर तक सारी रिपोर्ट चली जाती है भाई। कई रिपोर्ट तो 30 सितंबर को ही फाइल होती है, कई 15 को, कई 18 को, यानी 30 सितंबर तक आपको रिटर्न फाइल करनी है अपनी टैक्स ऑडिट की। तो उस कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह यहाँ पे फाइल हो जाएगी भाई। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएनएल, ये सब फाइल हो जाता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस जाता है, ये तीनों चीज़ें जाती हैं, फिर आपकी इक्विटी वगैरह भी चली जाती है, ठीक है। तो ये है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक चीज़ और आती है, दैट इज़ जीएसटी। आप जीएसटी के रजिस्टर्ड सप्लायर हो, तो भैया जीएसटी में रिटर्न जाती है, जीएसटीआर R1 सप्लाई की, फिर जीएसटीआर 3B, यानी 2B जनरेट होती है पहले। 2B मतलब आपने जितना परचेस किया है, जीएसटीआर 2B जितना आपने परचेस किया होगा, और जीएसटीआर R1 मतलब जितना आपने सेल किया हुआ, सेल करने में जो सरकार को टैक्स देना था और जो परचेस किया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी आपको उसका पैसा लेना है। भाई मैंने परचेस किया है तो मैं सरकार को टैक्स क्यों दूंगा, मैं तुझे टैक्स दे रहा हूँ, तू सरकार को दियो क्योंकि तूने मुझे सेल करी है। तो इस तरह से क्या होता है, ये आपने सेल करी, आपने सेल करी और ये आपने खरीदा, तो ये खरीदा वाला जो टैक्स है और जो सेल करने वाला टैक्स है, इन दोनों को सेट ऑफ किया जाएगा। और जो अगर अमाउंट बचता है तो डेट इज कॉल्ड एज आपका टैक्स, आउटपुट टैक्स। असली जो आउटपुट टैक्स बचा वो आपको जीएसटी 3B में पे करना होता है। ये कभी और समझाऊंगा जीएसटी वगैरह, तो आपको मैं बता रहा हूँ बस। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब आपने जीएसटीआर की फाइलिंग कर दी, आप मंथ और मंथ जीएसटी की फाइलिंग कर। फिर एक होता है आरओसी फाइलिंग, ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो निर्मला ताई है ना हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, तो ROC फाइलिंग होती है। यानी आपने अगर किसी बैंक में से लोन लिया तो आपके एसेट पर बैंक का चार्ज हो जाता है। तो आई होप भाई आधे घंटे की वीडियो हो गई यार, बहुत बड़ी वीडियो हो गई। तो आई होप
यू हैव लाइक दिस सेशन, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया होगा आपको कि जर्नल एंट्री भाई छोटी चीज़ नहीं है भाई। जर्नल एंट्री सोचो, एक बैलेंस शीट पूरी हिल सकती है। तो आपका दिमाग होना चाहिए कि भैया मुझे अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज को स्ट्रॉन्ग करना है। हर दिन पढ़ाई करो और हर दिन पता लगाओ, क्योंकि ऐसी कई एंट्रीज जो मुझे खुद समझ में नहीं आती और बड़े बड़े जो सीएज होते हैं, सीएमए होते हैं, उनको भी समझ में आती है। दिमाग घूम जाता है जब असल में आप एंट्री पोस्ट करने जाते हो, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है। तो मेरे जीवन में जितने भी एक्सपीरियंस आएंगे ऐसी अकाउंटिंग एंट्रीज के, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये है पूरी जर्नी, जर्नल एंट्री से लेके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तक की। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।